हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंगाठिया और इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी क्लास 10th की जो पॉइंट सेकंड है माई गुड राइट हैंड, उसके रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन आंसर्स। तो हमने वहाँ पर बात की थी कि जब भी हम पॉइंट यानी कि पोइट्री सेक्शन की बात करते हैं तो पोइट्री सेक्शन हमारे लिए कितने मार्क्स कैरी करता है एग्जाम में। 9 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, 4 मार्क्स के रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप क्वेश्चन बनते हैं और 5 मार्क्स के यानी 2.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस बनते हैं आउट ऑफ 4 पॉइंट्स। यानी आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स में से 2 ही क्वेश्चन बनने यानी कि 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 में से आपको 2 करने हैं और वो भी कितने नंबरों के, 2.5 नंबर के वो मार्क्स जो है क्वेश्चंस होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई थी कि किस तरह से क्वेश्चंस आने वाले हैं, किस लिए हम इसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। तो हमने जो सेकंड पॉइंट थी हमारी माई गुड राइट हैंड, इस पॉइंट को हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से पढ़ लिया था और उससे पहले हमारी फर्स्ट पॉइंट भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपको यहाँ पर सेकंड पॉइंट में अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है सेकंड पॉइंट की, तो फटाफट से आप वो वीडियोस देख लीजिए। और अगर आपने देखी है तो बहुत अच्छा, आपको ये जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो उसके बाद फिर हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में। अगर ये पूरी की पूरी पॉइंट देखें तो पॉइंट में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पॉइंट का नाम क्या है। तो पॉइंट का नाम है माई गुड राइट हैंड, मेरा अच्छा दाहिना हाथ। और अगर हम पॉइंट की बात करें तो इसका पॉइंट कौन है, सी मैके लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो फुल नेम है वो है चार्ल्स मैके। ठीक है, चार्ल्स मैके इसके पॉइंट है और पॉइंट का नाम क्या है, माई गुड राइट हैंड। 2 चीज़ें हमने क्लियर कर ली। उसके बाद अगर हम देखें कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टाइप वाला जब हम क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ पर हमें 3 चीज़ें बतानी होती हैं। फर्स्ट थिंग होती है रेफरेंस, सेकंड होती है कॉन्टेक्स्ट और थर्ड होती है एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस में हम ये बताते हैं कि ये जो लाइन्स हमने ली है ये कौन सी पॉइंट से ली है और फिर उस पॉइंट का पर्टिकुलर पॉइंट कौन है। ठीक है, सेकेंड जो होता है कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन में काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है। ठीक है ना, तो मैंने ये पीछे भी क्लियर कर दिया था, अब मैं वापस से क्लियर कर दूं कि कॉन्टेक्स्ट में आपको ये बताना है कि पॉइंट हमें क्या बताना चाह रहा है। देखिएगा दोनों में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है कि एक्सप्लेनेशन में तो आपको ये बताना है कि ये जो लाइन लिखी हुई है ना इसका मतलब क्या है। एक्सप्लेनेशन में आपको ये बताना है कि जो स्टेंजा है आपके सामने 4 लाइंस हैं ये क्या कह रही हैं, लेकिन आपको कॉन्टेक्स्ट में ये लिखना है कि पॉइंट इन लाइंस के माध्यम से आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यही हम देखेंगे कि हम पूरा स्टेंजा देखेंगे और फिर हम एक ही लाइन में लिख देंगे कि ये जो है पॉइंट हमें ये बताना चाह रहा है। ठीक है, और लेकिन एक्सप्लेनेशन हम 3-4 लाइंस में लिखेंगे जिसमें हमें जो है पूरा एक्सप्लेन करके लिखना होगा कि ये जो लाइंस हैं ये हमें किसके बारे में बता रही हैं, क्या क्या बता रही हैं। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट स्टेंजा है कौन सा, इसको पढ़ करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें क्या पॉइंट हमें बताना चाह रहे हैं। तो रेफरेंस तो जितने भी स्टेंजास करेंगे रेफरेंस सभी में सेम रहेगा। रेफरेंस का पैटर्न मैंने पहले ही बता दिया कि जो भी पॉइंट करेंगे सभी पॉइंट्स में रेफरेंस सेम ही रहता है, बस पॉइंट का नेम चेंज होता है और पॉइंट का नेम चेंज होता है। और वो लाइन क्या बताई थी मैंने, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, जो भी आपकी पोइम के नेम होगी, माई गुड राइट हैंड, कंपोज्ड बाय सी मैके, चार्ल्स मैके। ठीक है, इसके अलावा आप थोड़ा सा रेफरेंस को चेंज भी कर सकते हो, जैसे क्योंकि ये जो स्टेंजा है ये हमारा पोइम का जो है सबसे स्टार्टिंग स्टेंजा है, तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो, these are the opening lines of चार्ल्स मैकेज पोइम माई गुड राइट हैंड। यानी ये चार्ल्स मैके की जो पोइम है माई गुड राइट हैंड उसकी जो है ओपनिंग लाइन्स हैं, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है, बाकी रेफरेंस आप सेम रखें, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम माई गुड राइट हैंड कंपोज्ड बाय चार्ल्स मैके। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, रेफरेंस में कोई डाउट तो नहीं रहा आपको। चलिए ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, टेंशन नहीं लेनी है आपको, ये बिल्कुल सिंपल रहने वाला है, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, अब चलिए फिर फटाफट से जो फर्स्ट इसका स्टेंजा उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, उसका जो है कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आई फेल इन टू ग्रीफ, यानी मैं दुख की स्थिति में था। पॉइंट को हम अच्छे से समझ चुके हैं, सिर्फ हम पढ़ रहे हैं। एंड बिगेन टू कंप्लेन, और मैं शिकायत करने लगा था। आई लुक फॉर ए फ्रेंड, मैं एक दोस्त की तलाश में था। बट आई साउट हिम इन वेन,
बट मेरा उसको ढूंढना, साउट का मतलब क्या होता है, ढूंढने का प्रयास करना। और इन वेन मैंने आपको बताया था कि इन वेन का पूरे का वर्ड का मीनिंग क्या निकलेगा, पूरे फ्रेज का मीनिंग क्या निकलेगा कि बर्बाद चला गया, यानी मेरा उसको ढूंढना सब क्या हो गया, बर्बाद हो गया। कंपेनियंस वर शाई, यानी मेरे जो साथी थे वो अनैच्छिक थे। शाई का मतलब जो है, शाई का मतलब वैसे तो क्या होता है, शर्माना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इच्छा नहीं रखते थे। यानी मेरे जो कंपेनियंस थे, मेरे जो साथी थे, वो मेरी सहायता की इच्छा नहीं रखते थे। एंड अक्वेंटेंस वर कोल्ड, और मेरे रिश्तेदार ठंडे स्वभाव के थे। दे गेव मी गुड काउंसिल, वो मुझे अच्छी सलाह तो देते थे, बट ड्रिडेड दियर गोल्ड, बट वो अपना धन उधार देने से डरते थे। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है हमें कि पॉइंट हमें किसके बारे में बता रहे हैं, एक तो अपनी पुअर कंडीशन के बारे में बता रहा है, और फिर वो कह रहे हैं कि जब पुअर कंडीशन थी, ठीक है, एक तो उसने क्या बताया, अपनी पुअर कंडीशन को डिस्क्राइब किया, ठीक है, और दूसरा क्या डिस्क्राइब किया, बिहेवियर को बताया लोगों के, किन किन लोगों के, अपने दोस्तों के और रिश्तेदारों के बिहेवियर के बारे में बताया। तो यही आप कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे कि पॉइंट हमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो कॉन्टेक्स्ट आपके सामने, आप क्या लिखेंगे, इन दीज लाइन्स द पोइट डिस्क्राइब्स हिज पुअर कंडीशन, यानी एक तो उसने अपनी पुअर कंडीशन को डिस्क्राइब किया है, एंड द बिहेवियर ऑफ हिज फेयर वेदर। फेयर वेदर का मतलब होता है क्या, फेयर वेदर का मतलब होता है कि जब वेदर फेयर होता है तभी वो दोस्त काम आते हैं, यानी मतलबी, ठीक है ना। फेयर वेदर का मतलब क्या हो गया, मतलबी दोस्त, ठीक है। एंड रिलेटिव्स विद हिम, और रिश्तेदारों का क्या बिहेवियर रहा उसके साथ, वही इसने इस पोइम में बताया है, इस स्टैंजा में बताया है। तो दोबारा से रिपीट कर दूं, इन दीज लाइन्स द पोइट डिस्क्राइब्स हिज पुअर कंडीशन एंड बिहेवियर ऑफ हिज फेयर वेदर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स विद हिम, यानी अपने रिलेटिव्स का बिहेवियर बताया है। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब एक्सप्लेनेशन क्या करेंगे आप, एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। The poet describes his time when he was in deep sorrow due to poverty, यानी पॉइंट यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं क्या, when he was in deep sorrow, जब वो गहरे दुख में था, ड्यू टू पॉवर्टी, किसके कारण, गरीबी के कारण। पॉवर्टी मतलब गरीबी, सौरो मतलब दुख, डीप मतलब गहराई में था। बीइंग ट्रबल्ड ऑफ हिज पॉवर्टी, बीइंग ट्रबल्ड ऑफ हिज पॉवर्टी का मतलब है कि वो जो है, ट्रबल का मतलब क्या होता है, परेशानी। बीइंग ट्रबल्ड मतलब वो परेशान हो रहा था, किसकी वजह से, ड्यू टू हिज पॉवर्टी, यानी उसकी गरीबी की वजह से वो बहुत ही परेशान था। ही बिगेन टू टॉक टू पीपल अबाउट इट, उसने लोगों से इसके बारे में बातचीत करनी शुरू की। ही ट्राई टू फाइंड आउट ए ट्रू फ्रेंड, वो एक सच्चा दोस्त ढूंढना चाहता था, हु कुड हेल्प हिम कम आउट ऑफ हिज पॉवर्टी, जो उसकी सहायता करता गरीबी से बाहर आने में। यानी कैसे दोस्त की तलाश करना चाहता था पोइट, ऐसे दोस्त की जो उसकी पॉवर्टी से बाहर निकलने में सहायता करता। बट हिज सर्च फॉर ए हेल्पफुल फ्रेंड टर्न्ड फ्रूटलेस, यानी जो उसकी सर्च थी, जो उसकी तलाश थी, वो फ्रूटलेस हो गई, फलहीन हो गई, यानी उसको ऐसा कोई भी दोस्त नहीं मिला। हिज सो कॉल्ड फ्रेंड्स, जो उसके दोस्त कहे जाते थे, हिज सो कॉल्ड फ्रेंड्स, उसके दोस्त कहे जाने वाले लोग, वर अनविलिंग टू हेल्प हिम, वो अनैच्छिक थे उसकी सहायता करने के, यानी उसकी सहायता करने की इच्छा नहीं रखते थे। एंड द पर्सन्स फैमिलियर विद हिम, या फिर आप ये भी कर सकते हो, एंड द रिलेटिव्स वर विदाउट इमोशंस, और उसके जो रिलेटिव्स थे उनके पास कोई इमोशंस नहीं थे। इन द नेम ऑफ हेल्प, यानी सहायता करने के नाम पर, दे गेव द पोइट ओनली गुड एडवाइस एंड नो मनी, वो पोइट को सलाह देते थे केवल और केवल कि तुम ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, बट नो मनी, यानी मनी देने के वो इच्छुक नहीं थे। लेकिन आपको पता है पॉवर्टी तो किससे दूर हो सकती थी, गरीबी तो किससे दूर हो सकती थी, मनी के साथ वो दूर हो सकती थी, लेकिन मनी पोइट को कोई दे नहीं रहा था। पोइट को ऐसा चाहिए था कि कोई दोस्त हो जो उसे मनी दे और उसे गरीबी से बाहर निकाल दे, ताकि वो अपना कोई काम धंधा शुरू कर सके। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। फर्स्ट जो हमारा स्टेंजा है उसकी एक्सप्लेनेशन हमें समझ में आ गई कि कैसे हमें एक्सप्लेन करना है। और बाकी हमने ये भी बात की थी कि आपको एक्सप्लेनेशन रट करके नहीं जानी है, आपको कभी भी एक्सप्लेनेशन रट करके नहीं जानी है। रेफरेंस आपको सभी, जो भी पोइम आ जाए उसका पोइम का नाम और पोइट का नाम पता होगा तो आप रेफरेंस लिख दोगे।
कॉन्टेक्स्ट आपको पढ़ने से पता चल जाएगा कि पोइट किसके बारे में बता रहा है, पोइट ने क्या डिस्क्राइब किया है, क्या वो बताना चाह रहा है, क्या अगर वो आपको मोटिवेट करना चाह रहा है या आपको इंस्पायर करना चाह रहा है तो आप उसको लिख दोगे। और एक्सप्लेनेशन आपको जो लाइन आपने पढ़ी उस लाइन को पढ़ करके जो आपको उसका मतलब समझ में आया बस वही आपको लिखना है, ठीक है ना। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स अगर आप वर्ड मीनिंग पर काम कर लोगे, वर्ड मीनिंग्स पर आप काम कर लोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी एक्सप्लेनेशन बनाने में, ठीक है। और आपके 4 मार्क्स जो है ना, ये 4 मार्क्स बहुत ही इजी हो जाएंगे आपके लिए लेने, ठीक है ना। सबसे इजीएस्ट पार्ट ये रहता है हमारा पोइट्री सेक्शन वाला। चलिए, तो एक्सप्लेनेशन आपको रटनी नहीं है, केवल समझनी है, याद करनी है, यानी कि थोड़े थोड़े वर्ड्स अगर आप थोड़े थोड़े इसको 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको कुछ वर्ड्स याद हो जाएंगे। और जैसे ही आप इस पॉइंट को पढ़ेंगे, इसके बारे में जब एक्सप्लेन करने लगेंगे तो वर्ड्स आपके सामने आते जाएंगे और आप अपने आप उसको एक्सप्लेन कर देंगे, अगर आपने वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है तो। अब चलते हैं सेकेंड स्टेंजा की तरफ, बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है, बहुत ही सिंपल, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। चलिए, सेकेंड स्टेंजा जो है, लेट देम गो आई एक्सक्लेम, मैं चिल्लाकर कहने लगा कि उनको जाने दो, अगर जो जाते हैं ना उनको जाने दो। आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड, मेरे पास भी एक फ्रेंड है। टू लिफ्ट मी, यानी मुझे खुश करने के लिए। लिफ्ट मी का मैंने पहले भी बताया था, इसका मतलब है खुश करना या खुश मिजाज बनाना। एंड एड मी का मतलब सहायता करना। वट एवर बिटाइड, वट एवर का मतलब कुछ भी, बिटाइड मतलब हो जाए, ठीक है, यानी कि कुछ भी हो जाए। टू ट्रस्ट टू द वर्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड, यानी कि दुनिया पर भरोसा करना किसके बराबर है, मिट्टी पर महल बनाने के बराबर है। और महल को क्या कहते हैं, कैसल कहते हैं। यहाँ पे कैसल यूज नहीं हुआ है वैसे। आई ट्रस्ट बट इन हेवन, हेवन क्या होता है, स्वर्ग होता है, लेकिन यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, गॉड के लिए। ये आई ट्रस्ट इन हेवन, यानी मैं अगर विश्वास करूँगा तो किस पर करूँगा, भगवान पर। एंड माई गुड राइट हैंड, और मेरे अच्छे दाहिने हाथ पर, यानी यहाँ पर अच्छा दाहिना हाथ किसको बता रहा है, अपने हार्डवर्क को एड्रेस कर रहा है वो ये बता करके, माई गुड राइट हैंड, ठीक है। माई गुड राइट हैंड का मतलब अच्छा दाहिना हाथ तो है ही है, उस हाथ द्वारा किए गए परिश्रम के बारे में हमें पॉइंट बता रहा है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बताइए जरा कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या रहेगा, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या रहेगा, इसमें अपने को जो पॉइंट है वो बताना क्या चाह रहा है। इसमें पॉइंट बता रहा है कि मैंने गलती की अपने दोस्तों और रिश्तेदारों पर विश्वास करके, यानी दुनिया वालों पर विश्वास करके मैंने गलती कर ली। अब मैं अगर विश्वास करूंगा तो केवल 2 ही लोगों पर करूंगा, गॉड पर या फिर मेरे हार्डवर्क पर। यही तो बताना चाह रहे हैं ना, या तो गॉड पर या फिर हार्डवर्क पर। तो यही लाइन आप बना करके लिख देंगे, कॉन्टेक्स्ट आपके सामने है। द पोइट फील्स सॉरी फॉर बिलीविंग हिज फ्रेंड्स, यानी वो सॉरी फील कर रहा है कि उसने गलती कर दी दोस्तों पर बिलीव करके, ठीक है ना। उसको पहले विश्वास था कि अगर मेरे ऊपर संकट आता है तो मेरे दोस्त मेरी सहायता करेंगे, लेकिन दोस्त तो सहायता नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो सॉरी फील कर रहा है। ही लीव्स देम असाइड, उन जो पॉइंट है उसने उनको छोड़ दिया, यानी कि त्याग दिया। लीव्स देम असाइड, उनको साइड में छोड़ दिया। एंड डिसाइड्स टू वर्क हार्ड एंड ट्रस्ट इन गॉड, और डिसाइड कर लिया कि अब वो वर्क हार्ड करेगा, यानी कठिन परिश्रम करेगा। इन गॉड, गॉड में विश्वास करता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। The poet feels sorry for believing his friends. He leaves them aside and decides to work hard and trust in God. उन्होंने उसको त्याग दिया, इन दोस्तों को त्याग दिया और विश्वास किया किस पर, अपने हार्डवर्क पर और गॉड पर। अब अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो एक्सप्लेन आप क्या करोगे। द पोइट वंडर्ड एट हिज फ्रेंड्स अनहेल्पफुल एटीट्यूड, यानी जो पॉइंट था वो अपने दोस्तों के सहायता ना करने वाले व्यवहार से अचंभित था, विस्मय में था कि देखो जो कभी मेरे थे वो आज मेरी सहायता के लिए आगे नहीं आ रहे, ठीक है ना। ही सेड लेट माई फ्रेंड्स गो, उसने कहा मेरे दोस्तों को जाने दो। कहा था ना उसने कि लेट देम गो, उनको जाने दो। तो आपको थोड़ा सा बस चेंज करके थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में, क्योंकि एक्सप्लेन करने का मतलब है कि हम आगे वाले को समझा रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, ही सेड लेट माई फ्रेंड्स गो, दे वर नॉट हेल्पफुल टू हिम, वो उसकी सहायता के लिए आतुर नहीं थे। द पोइट सेज दैट वट एवर हैपन्स, यानी पोइट कहते कि चाहे कुछ भी हो जाए, देयर इज ए फ्रेंड हु फेवर्स हिम इन हेल्पिंग
एंड मेकिंग हिम चीयरफुल एंड वेल टू डू, यानी यहाँ पर उसके पास एक दोस्त होता है जो हमेशा उसकी सहायता करता है क्या बनने में, चीयरफुल बनने में, यानी खुश मिजाज बनने में। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एंड वेल टू डू, और उसका अच्छा करने के लिए आतुर रहता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि आपको एक्सप्लेन करना है, जो आपको स्टेंजा में दिया गया वही आपको जो है थोड़े से वर्ड्स को चेंज करके लिखना है। द पोइट एडमिट्स दैट ट्रस्टिंग अदर पीपल्स, यानी जो पोइट है वो ये मानता है, ठीक है, ये वो जो है स्वीकार करता है। द पोइट एडमिट्स दैट ट्रस्टिंग अदर पीपल्स, यानी दुनिया पर विश्वास करना, दूसरे लोगों पर विश्वास करना, इज़ लाइक बिल्डिंग कैसल ऑन द सैंड, यानी मिट्टी पर जो है महल बनाने के बराबर है। आपको पता है कि मिट्टी पर महल जो बनाते हैं वो थोड़े ही टाइम रहता है, उसके बाद टूट जाता है। तो उसके बाद उसने लिखा है बोथ आर शॉर्ट लिव्ड, दोनों ही बहुत ही थोड़े समय के लिए रहते हैं। अगर आप किसी पर विश्वास करोगे तो वो भी थोड़े समय के लिए रहेगा, अगर आप मिट्टी पर महल बनाओगे वो भी थोड़े समय के लिए रहेगा, क्योंकि लोग आपका विश्वास तोड़ देते हैं। नाउ ही विल बिलीव ओनली इन गॉड, अब वो ओनली किस पर विश्वास करेगा, गॉड पर विश्वास करेगा। एंड द हार्ड लेबर या हार्ड वर्क टू डू बी डन बाय हिमसेल्फ, लेबर की जगह आप हार्ड वर्क भी कर सकते हो, हार्ड वर्क टू बी डन बाय हिमसेल्फ, जो कि उसके द्वारा किया जाएगा, यानी अपने द्वारा किए गए हार्ड वर्क, और गॉड पर ही वो विश्वास करेगा, ऐसा उसने ठान लिया था। तो स्ट्रेंजा सेकंड जो है हमारा अच्छे से कवर कर लिया हम। चलते हैं थर्ड स्ट्रेंजा की तरफ। माई करेज रिवाइव्ड, मेरा साहस वापस आ गया। इन माई फॉर्चून्स डिस्पाइट, मेरे दुर्भाग्य के समय में। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज, और मेरे हाथ भी उतने स्ट्रॉन्ग बन गए थे। एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, स्पिरिट का मतलब क्या होता है, मन, मानस, जिसको आप मूड भी कहते हो, कि मेरा मूड जो है जितना लाइट, यानी मेरा मूड जितना चमकदार था उतने ही मेरे हाथ स्ट्रॉन्ग थे, यानी मेरा मूड जितना अच्छा था, मेरा मूड जितना ज़्यादा प्रकाशमान था उतने ही ज़्यादा मेरे हाथ भी स्ट्रॉन्ग हो गए थे। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इसने मुझे दुख कष्ट से बाहर निकाला। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इसने मुझे पेन से जो है उबारा, यानी पेन से बचाया। इट फेड मी, यानी इसने मुझे खाना दिया। क्लैड मी, यानी कि मुझे कपड़े पहनाए। अगेन एंड अगेन, यानी बार और बार। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आप बताइए, रेफरेंस तो सेम ही रहेगा, रेफरेंस यहाँ पे हमें करने की ज़रूरत नहीं है, रेफरेंस आप सेम ही रखेंगे। कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना है। देखिए ज़रा कि पॉइंट इसमें अपने को क्या बता रहा है। पॉइंट अपने को बता रहा है, यानी कि पॉइंट इसमें अपने को एक मैसेज दे रहा है कि अगर आप हार्डवर्क करते हो ना तो आपका खुद का हार्डवर्क आपको सब कुछ देता है। फ्रेंड्स कुछ नहीं देते, रिलेटिव्स कुछ नहीं देते, पहले बता चुका है। इस लाइन में वो ये बता रहा है कि अगर आप हार्डवर्क करते हो तो हार्डवर्क आपको खाना देगा, आपको कपड़े पहनाएगा, सब कुछ आपका खुद का जो हार्डवर्क है वही तो आपको देने वाला है। यही तो बता रहा है पॉइंट। तो बस यही हमने जो है कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। क्या लिखेंगे? The poet wants to give a message through these lines that our hard work gives us everything. वो मैसेज दे रहा है इस लाइन्स के थ्रू कि हमारा हार्डवर्क है वो हमें सब कुछ देता है। फूड्स, क्लोथ्स, चीयरफुलनेस एंड एज वेल एज सेटिस्फिकेशन, इसी के साथ साथ वो संतुष्टि भी देता है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब इसमें एक्सप्लेनेशन क्या दोगे? एक्सप्लेनेशन सिंपल सी है कि जब उसकी किसी ने सहायता नहीं की थी तब उसने ट्रस्ट कर लिया था गॉड पर, अपने हार्डवर्क पर, और तब वो रिच भी बन गया, तो उसके पास सब कुछ आ गया था। और किसने दिया था सब कुछ? उसे उसके हार्डवर्क ने। बस यही हमें लिखना है एक्सप्लेनेशन में। व्हेन नोबडी हेल्प्ड द पोएट इन हिज पॉवर्टी, जब पोएट की गरीबी में उसका किसी ने साथ नहीं दिया, ही डिसाइडेड टू ट्रस्ट गॉड, उसने गॉड पर विश्वास करने का डिसाइड किया। एंड हिज हार्ड लेबर, और अपने जो हार्ड वर्क है यानी हार्ड लेबर है, जो वो परिश्रम कर रहे हैं, उस पर उसने विश्वास करना शुरू कर दिया। दो हिज लक वॉज नॉट फेवरेबल, यद्यपि उसका लक यानी उसका जो लक है वो उसके साथ नहीं था, उसके फेवर में नहीं था। येट व्हेन ही थॉट दिस हिज करेज कम बैक, जब उसने ये सोचना शुरू किया कि हाँ मैं परिश्रम पर विश्वास करूँगा, हालांकि उसका जो लक है वो उसका साथ नहीं दे रहा था, फिर भी उसका साहस जो है वो वापस आ गया। यही तो हमें पॉइंट बता रहा है, पॉइंट में यही तो बता रहा है। नाउ ही वर्कड हार्ड, अब वो जो है वर्क हार्ड करने लग गया था। फेल्ट हिज हैंड वेरी स्ट्रॉन्ग, और उसके हाथ जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लगने लग गए थे। हिज मूड वेरी चीयरफुल, और उसका जो मूड है वो बहुत ही प्रकाशवान, बहुत ही जो है प्रसन्न दिखाई दे रहा था। मूड या फिर मन कह दें या मानस कह दें, एक ही बात है, ठीक है। मूड चीयरफुल था यानी कि मन जो है वो प्रसन्न था। हिज हार्डवर्क लिफ्टेड हिम अप
फ्रॉम सोरो एंड पेन, उसके हार्डवर्क ने उसको लिफ्ट अप किया, यानी उसको सोरो या पेन से निकाला, दुख से बाहर निकाला, ठीक है। इट गेव हिम फूड टू ईट, इसने उसे खाना दिया, एंड क्लॉथ्स टू ड्रेसअप, पहनने के लिए कपड़े दिए। हिज हार्ड लेबर या हिज हार्ड वर्क डिड ऑल गुड थिंग्स टू हिम वेरी वेल, और इसने जो है उसके लिए सारे अच्छे काम किए, किसने के, उसके हार्ड वर्क ने। ये हो गई इसकी एक्सप्लेनेशन। इतनी इजी सी एक्सप्लेनेशन आपको करनी है, ठीक है ना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है लेनी है आपको, ये बहुत ही ईजी रहने वाला आपके लिए। आप इसको एक बार देख लेंगे, एक बार नोट्स आप जब बना लेंगे और अच्छे से नोट्स को जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी। चलिए, इसी के साथ साथ अगर आपको कोई वर्ड हार्ड लगते हैं तो आप उनकी हिंदी मीनिंग्स भी साथ साथ में लिख लिया कीजिए। चलिए अब चलते हैं फोर्थ स्टेंजा की तरफ। द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी कम बैक एवरीवन, जो मुझे छोड़कर चले गए थे वो सभी वापस आ गए। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स, जो मेरे सबसे कम मददगार थे, यानी कि जो डार्केस्ट एडवाइजर्स थे, जो मेरे सबसे कम मददगार थे, लुक्ड ब्राइट एज द सन, वो सूर्य की क्रांति के समान अब मेरे सामने आने लग गए थे। यानी जो कभी अंधेरे में जाकर के छुप गए थे, जो अंधेरे में मुझे दिखाई ही नहीं देते थे, अब वो सूरज के समान चमक चमक कर मुझे दिखाई देने लगे थे कि हाँ, हम तो तेरे दोस्त हैं, हम तो तेरे दोस्त हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आई नीड देम नो मोर, लेकिन मुझे उनकी ज़रूरत नहीं थी अब। एज दे ऑल अंडरस्टैंड, और ऐसा वो समझ भी चुके थे। अब मैंने आपको बताया था आई थैंक दी का मतलब क्या है यहाँ पर, यू, THEE का मतलब होता है यू, तुम्हें। आई थैंक यू, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। आई ट्रस्ट यू, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। माई गुड राइट हैंड, मेरे अच्छे दाहिने हाथ, यानी मेरे परिश्रम। तो इसमें थोड़ा सा सोच करके बताइए कॉन्टेक्स्ट में हम क्या लिखेंगे, कि पॉइंट हमें क्या बताना चाह रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है कि पॉइंट ये बताना चाह रहा है कि मेरी पूरी लाइफ किसने चेंज की। वो थैंकफुल है किसके लिए, अपने दाहिने हाथ के लिए, यानी उसके हार्ड वर्क ने और गॉड पर उसके विश्वास ने उसकी लाइफस्टाइल को चेंज कर दिया। यही तो वो बताना चाह रहा है, ठीक है। तो बस यही हम लिखेंगे इसमें कॉन्टेक्स्ट में। द पॉइंट हेयर थैंक्स गॉड एंड हिज ऑन हैंड, यानी कि गॉड को थैंक्स कर रहा है और किसको थैंक्स कर रहा है, एंड हिज ऑन हैंड्स दैट चेंज्ड हिज लाइफ, जिसने उसकी लाइफ को चेंज किया है, एंड वे ऑफ लिविंग, और जीने के तरीके को चेंज किया है। वे ऑफ लिविंग यानी जीने की राह या जीने का तरीका, ठीक है। इसमें एक्सप्लेनेशन आप क्या लिखोगे, एक्सप्लेनेशन आप सिंपल सी लिखोगे, एज ए रिजल्ट ऑफ हिज हार्ड वर्क, यानी जैसे ही उसने हार्ड वर्क किया उसका रिजल्ट क्या निकला, द पुअर कंडीशन ऑफ द पॉइंट चेंज्ड, जो पॉइंट की पुअर कंडीशन थी, गरीबी की हालत जो थी वो चेंज हो गई। नाउ ही बिकेम रिच, अब वो अमीर बन गया था। एट ऑल हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हु हैड लेफ्ट हिम इन हिज पॉवर्टी, उसके सारे दोस्तों रिश्तेदार जो उसे पॉवर्टी यानी गरीबी में छोड़ करके चले गए थे, बिगिन टू कम बैक, वापिस आना शुरू हो गए थे। कम बैक मतलब वापिस आना, बिगिन मतलब शुरू होना, शुरू हो गए थे वापिस आना। फॉर मेरली द लिस्ट हेल्पफुल पर्सन या हेल्पफुल पीपल, यानी कि पहले जो उसकी सहायता नामात्र के बराबर करते थे, द एडवाइजर्स लुक्ड चीयरफुल नाउ, अब वो प्रकाश के समान बाहर आने लग गए थे, ठीक है। When they saw the poet with money, जब उन्होंने पॉइंट को मनी के साथ देखा, और यही तो होता है लाइफ में, ठीक है ना। जब दोस्त हम गरीबी में होते हैं या हम दुख में होते हैं तब दोस्त चले जाते हैं, और जब जैसे हमारे पास मनी आती है तभी वो दोस्त जो है एकदम से आ जाते हैं कि हम तो तेरे दोस्त हैं। चलिए, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। दे वर ग्लैड टू एसोसिएट विद हिम नाउ, अब वो उसके साथ, एसोसिएट का मतलब जुड़ना, अब वो उसके साथ जुड़ने में अपनी जो है अच्छाई मान रहे थे, ठीक है। अब वो उसके साथ जुड़ना चाह रहे थे, ठीक है। ग्लैड का मतलब क्या होता है, अच्छा फील करना, वो उसके साथ जुड़ने में अब अच्छा फील कर रहे थे। बट द पॉइंट डज नॉट एक्सेप्ट देम, बट अब पॉइंट उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। ही डज नॉट वॉन्ट सच फेयर वेदर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, उसे ऐसे मतलबी दोस्त और रिश्तेदार अब नहीं चाहिए थे, क्योंकि सब कुछ बन तो अपने हार्ड वर्क से रहा है, तो फिर ऐसे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का करना क्या है। एट द एंड ऑफ द पोइम, और पोइम की एंडिंग में, ही थैंक्स गॉड, उसने गॉड का धन्यवाद किया, एंड ट्रस्ट इन द लेबर ऑफ हिज हैंड्स, और ट्रस्ट किया, विश्वास किया, किस पर, अपने हाथों के कार्य पर, यानी हाथों के परिश्रम पर। विच इनेबल्ड हिम, जिन्होंने उसको बनाया था, लायक बनाया था, टू इंजॉय ए प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस का मतलब क्या होता है, समृद्ध, एंड हैप्पी लाइफ, समृद्ध और खुशहाल लाइफ जीने के जिन्होंने लायक बनाया था, उनका थैंक करे। कौन कौन है वो, उसका अच्छा दाहिना हाथ और गॉड,
तो होपफुली सारे के सारे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जितने भी स्टेंजेस हमने किया, 4 स्टेंजेस इस पोइम के किए हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ, मीत नॉलेज हब पर इंग्लिश की क्लासेस भी चलाई जा रही हैं, तो वो भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी पोइम के क्वेश्चन आंसर्स के साथ, क्योंकि 2.5 नंबर के हमारे 2 क्वेश्चन आने वाले हैं और हमें 5 नंबर पक्के करने हैं हमारे। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।